आज 23 जुलाई 2023 है। आज इस चैनल के संस्थापक एवं फाउंडर पूज्य पिताजी एवं गुरु जी का तीसरी पुण्यतिथि है। आज के दिन वर्ष 2020 में 23 जुलाई के दिन इन्होंने अपना पार्थिव शरीर छोड़ दिया था, उसका त्याग कर दिया था। पार्थिव शरीर छोड़ने के पहले 9 फरवरी 2020 को पूज्य गुरु जी ने एक संकल्प लिया था कि वह उच्च शिक्षा के लिए प्रतापगढ़ और इलाहाबाद के बॉर्डर पर मऊआयमा में एक हायर एजुकेशन का इंस्टीट्यूट डिग्री कॉलेज की स्थापना आप करेंगे। उसके लिए आपने भूमि पूजन किया और उसका फाउंडेशन स्टार्ट किया। तो आपका जो ये 23 जुलाई को इस दुनिया से जाना हो गया, तो आपका वह जो महायज्ञ था वो पूर्ण नहीं हो पाया। तो हमने अपना जो पिछला वीडियो डाला था वह 26 अक्टूबर 2021 को, और आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं। तो जो 21 महीने का विलंब हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि वो जो महायज्ञ था उसको पूर्ण किया गया। और आज इलाहाबाद में शिव गंगा डिग्री कॉलेज नाम का जो ये उच्च शिक्षा का संस्थान है, इसकी स्थापना हो गई है और यह अब ये प्रारंभ हो गया है। तो इसलिए ये जो 21 महीने थे ये इस शिव गंगा डिग्री कॉलेज के लिए दिए गए। इसमें BA, BSc, BCom इन सब के पाठ्यक्रम हैं। और यह पूज्य गुरु जी का एक स्वप्न था, उनका एक मिशन था कि इस डिग्री कॉलेज में बच्चे आएँ, उनको अच्छा संस्कार मिले, अच्छी शिक्षा मिले, ऐसी शिक्षा मिले कि भारत में वो चाहे सिविल सेवा में जाएं या टीचर के रूप में जाएं या किसी भी सेवा में, उनका व्यक्तित्व एक लीडर की भांति हो और वो समाज को वो नई दिशा वो दे सके। तो यह डिग्री कॉलेज जो स्थापित हुआ है, उनका यज्ञ पूर्ण हो गया है। अब इसके बाद हमको ये टाइम मिला है, तो आज मैं पुनः आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूँ। और आज 23 जुलाई को यह जब उनकी तीसरी पुण्यतिथि है, यह जो कार्यक्रम कुछ दिनों के लिए रुक गया था, पुनः हम लोग इसको प्रारंभ कर रहे हैं। और उनके परम प्रिय शिष्य श्री जितेंद्र जी हैं, ये हमेशा से साथ रहें। ये नक्शा आप बनाते हैं। श्री कपिल जी हैं, लगातार ये पिताजी के आप साथ रहे हैं और आप आज फिर से हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं। तो यह मिशन पुनः आगे बढ़ रहा है। आइए आज हम लोग बात करते हैं यूरोप की, क्योंकि पूज्य पिताजी ने और गुरु जी ने एशिया, अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इन सब के रीजनल ज्योग्राफी के लेक्चर्स दिए हैं। यूरोप छूट गया था, तो हम लोग आज यूरोप पर कुछ बातें जो आप लोग जानते होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जानना चाहिए, उस पर हम लोग ये वार्ता करते हैं। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप है, लेकिन यूरोप एक पेनिनसुला भी है। यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसको बोला जाता है लैंड, स्मॉल लैंड ऑफ इनफाइनाइट रिचेस, क्योंकि ये बहुत छोटा है क्षेत्रफल में, लेकिन ये अपार धन संपदा से ये परिपूर्ण है। और कई बार तो हम लोग मान के चलते हैं कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जो सारे मूल्य हैं वो यहीं से एशिया में गए, अफ्रीका में गए, अमेरिका में गए, सब गए। तो हमको ये समझना होगा कि यूरोप की लोकेशन क्यों महत्वपूर्ण है, क्या खासियत है। यूरोप की लोकेशन में अगर आप प्रमुखता से देखें तो एक बात बहुत विशेष है। विशेष क्या है, ये जो पूरा पेनिनसुला है, यूरोप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का मतलब इक्वेटर के ऊपर, लेकिन इक्वेटर से भी ऊपर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के भी ऊपर है। मेडिटेरेनियन सी से ये प्रारंभ होता है और ये नॉर्थ पोल आर्कटिक सी तक होते हुए जाता है, बेरेंट सी, नोवा जिमलिया। तो जो इसकी एक प्रमुख विशेषता है यूरोप की कि जितने भी देश हैं उसमें से अधिकतर देशों को सी का एक्सेस है, वाटर बॉडीज का एक्सेस है। वाटर बॉडीज का एक्सेस होने से इनको व्यापार, जहाज के द्वारा सामान आयात एवं निर्यात, इसकी बहुत सुविधा ये होती है। इसी कारण है कि जो देखिए ब्रिटेन, देखिए ब्रिटेन के चारों ओर समुद्र है, चारों समुद्र है, तो इसीलिए ब्रिटेन नेवल पावर रहा है। नॉर्वे देखिए, नॉर्वे छोटा सा एक कंट्री है, आर्कटिक सर्किल है, 66 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे बर्फ होती है, लेकिन उसके बाद भी नॉर्वे का जो डेवलपमेंट इंडेक्स है हमारे भारत देश या किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के डेवलपमेंट इंडेक्स से बहुत ज़्यादा है। इसी तरह नॉर्वे, स्कैंडिनेविया, फिनलैंड, बाल्टिक,
तो इनके विकास का जो एक प्रमुख कारण है उनकी लोकेशन है। पहला कि इनको समुद्र का एक्सेस शुरू से रहा, तो इनकी जो नेवी है, इनकी जो फिशिंग इंडस्ट्री है, इनका जो ट्रेड है वो हमेशा से होता रहा है। दूसरा, ये चूंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है, टेम्परेट जोन में है, तो सूर्य की जो रेज होती हैं स्लांटिंग पड़ती हैं, तो यहाँ पर जो हीट है, जो टेम्परेचर है वो कम होता है। जब गर्मी कम होती है तो आदमी, जब टेम्परेचर कम होता है तो आदमी नेचुरली ज़्यादा एक्टिव रहता है। जहाँ पे हीट ज़्यादा होती है, जैसे इक्वेटोरियल बेल्ट है, तो वहाँ पर आदमी उतना एक्टिव नहीं हो पाता है, तो हीट इज ऑल्सो अ फैक्टर। उसके बाद अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो यूरोप अफ्रीका के ठीक ऊपर मेडिटेरेनियन सी, और मेडिटेरेनियन सी इसके ऊपर पूरा यूरोप स्थित है। अगर हम इसके ईस्टर्न नेबर की बात करें तो ये एशिया का ही एक हिस्सा है, और एशिया का जो प्रोजेक्शन है टुवर्ड्स वेस्ट, तो जो यूरेशिया है, यूरेशिया ये यूरोप, तो यूरोप, रशिया देश यूरोप में भी है और एशिया में भी है। लेकिन यूरोप को भूगोलवेत्ताओं ने, जो जोग्राफर्स ने है, इसको अलग माना है कि कल्चरली एक अलग आइडेंटिटी है, जोग्राफिकली एक अलग आइडेंटिटी है, तो उसको उन्होंने डिवाइड करने का प्रयास किया है। हालांकि अलग अलग जो भूगोलवेत्ता हैं उनका अलग अलग मत होता है। तो अगर हम प्रारंभ करें तो नॉर्थ पोल, आपका आर्कटिक सर्किल ये है 66 डिग्री नॉर्थ, 6 महीना दिन और 6 महीना रात होगी। यहाँ की जो विंटर्स होंगी वो काफ़ी कोल्ड, एक्सट्रीम और ठंडी होगी, पूरा बर्फ आच्छादित होगी। और नॉर्थ 90 डिग्री, इसका जो डिवीजन है एशिया का, वो यहाँ से प्रारंभ होता है आर्कटिक सी से, यूराल माउंटेन से। यूराल माउंटेन्स ये करीब 2500 किलोमीटर लंबी रेंज है। इसकी औसत ऊंचाई 3000 से 4000 फीट है, और ये जब यहाँ पर प्रेसिपिटेशन होता है तो वाटर शेड का काम करती है, इधर का जल इधर आएगा, इधर का जल इधर जाएगा। तो यूराल माउंटेन्स एक फीचर है जो एशिया और यूरोप को डिवाइड करता है, तो इसलिए यूराल इंपॉर्टेंट है। और यूराल पूरा नॉर्थ से साउथ जाता है। इसकी जो हाईएस्ट पीक है इनरोदिनिया पॉइंट है, जो करीबन 6000 फीट ऊंचा है। जहां पर यूराल साउथ ईस्ट में जहां पर ये खत्म होता है, यहां से यूराल रिवर निकलती है। और यूराल रिवर देखिए आप इस तरह से करते हुए, ये नेचुरल बाउंड्री लाइन है एशिया और यूरोप के बीच का। और यूराल रिवर आकर ड्रेन करती है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी इसलिए इंपॉर्टेंट है दुनिया में क्योंकि यहाँ पे ऑयल फील्ड्स हैं, बाकू और भी ऑयल रिजर्व्स। और आप जानते हैं कि तेल विश्व का एक ऐसा संसाधन है जो हर जगह इस समय शॉर्टेज में है। और तेल के लिए अगर आप देखेंगे तो ढेर सारे युद्ध हो रहे हैं, ढेर सारे जियो पॉलिटिक्स हो रहे हैं, तो इसलिए कैस्पियन सी महत्वपूर्ण है। तो ये बॉर्डर ऐसे अब यूरोप का देखिए लोकेशन में बनता जा रहा है। यूराल माउंटेन्स 2500 किलोमीटर, फिर यूराल रिवर, ये वोल्गा और डेन्यूब के बाद तीसरी सबसे लंबी रिवर है यूराल। फिर कैस्पियन सी से होते हुए, कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में कॉकेसस रेंज है। कॉकेसस रेंज ये भी एशिया और यूरोप को अलग करता है, और इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट है माउंट एल्बर्ट। ये पूरे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। फिर हम आएंगे तो देखेंगे ब्लैक सी। ब्लैक सी एक महत्वपूर्ण सी है क्योंकि ब्लैक सी के किनारे जितने भी कंट्रीज हैं, ये बाल्कन पेनिनसुला है इधर, और जो कंट्रीज ये ब्लैक सी से इनको जो एक्सेस मिलती है, तो इनका सारा ट्रेड ब्लैक सी से होता है। और ब्लैक सी पूरी दुनिया के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी इनका ट्रेड इन यूरोपियन कंट्रीज का इनके पोर्ट्स के थ्रू होता है। यहां पर एक देखिए इस है बॉस्फोरस स्टेट ऑफ बॉस्फोरस, ये ब्लैक सी और सी ऑफ मारमारा को कनेक्ट करती है, जोड़ती है। तो इसमें इतना पैसेज है कि जो शिप्स हैं, यहाँ के जो पोर्ट्स हैं, ये पास करते हैं। फिर जब हम आगे आएंगे तो सी ऑफ मारमारा और एजियन सी के बीच में डार्डनल्स स्टेट है। ये डार्डनल स्टेट्स और बॉस्फोरस स्टेट ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी वर्ल्ड के मैप में ये तो नहीं
मतलब लिखे होते हैं, या लिखे भी होते हैं तो इतनी पतली लाइन में होते हैं कि आप इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिकली और जियो स्ट्रेटेजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बॉस्फोरस स्टेट और डार्डेनल्स स्टेट दोनों को मिला के टर्किश स्टेट हम लोग बोलते हैं। फिर एक बार जब आपका इस पॉइंट से सी से होते, ब्लैक सी से होते हुए शिप सी ऑफ मारमारा में आया और एजियन सी में आए, तो एजियन सी में आया तो आपका मेडिटेरेनियन सी में ये जहाज जो इन कंट्रीज की है आ गई। अब ये जब यहां पर आ गई तो ऊपर बाल्कन पेनिनसुला है। बाल्कन पेनिनसुला ये महत्वपूर्ण है। बाल्कन पेनिनसुला अलग है और बाल्टिक स्टेट्स अलग है। लोग अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं कि बाल्टिक स्टेट और बाल्कन पेनिनसुला। बाल्टिक स्टेट ऊपर है नॉर्थ में, इस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, और बाल्कन पेनिनसुला में हर्जेगोविनिया, सर्बिया, क्रोएशिया, ग्रीस, इस तरह के कंट्रीज हैं। वो यहां देखिए, एक और एजियन सी है, एक और ब्लैक सी है, एक और एड्रियाटिक सी है। तो ये जो एड्रियाटिक सी है ये बाल्कन पेनिनसुला और इटली का जो पेनिनसुला है जिसको हम लोग एपेनाइन्स भी बोलते हैं, इन दोनों को डिवाइड करता है। और एड्रियाटिक सी और आयोनियन सी के बीच में एक स्टेट आता है, स्टेट ऑफ ओटरांटो। ये छोटा सा पॉइंट, बहुत पतला नेक है। ये स्टेट ऑफ ओटरांटो हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है डिफेंस के पर्पज से भी, क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो ऑस्ट्रिया हंगरी की जो शिप्स हैं, जो नेवी पावर्स हैं, वो इधर से आके मेडिटेरेनियन सी में उतरना चाह रही थी। ब्रिटेन और फ्रांस ने उनको यहीं पर ओटरांटो यहीं पर स्टॉप कर दिया था, तो उनकी शिप्स, उनकी जो नेवी पावर है वो आ नहीं पाए। इसको, उस हिस्टोरिकल इवेंट को ओटरांटो बैरेज भी बोलते हैं। फिर हम लोग अगर आगे आए देखें तो जो बाल्कन पेनिनसुला के ये कंट्री ग्रीस है। ग्रीस एक सिविलाइजेशन का पूरा एक ऐसा प्रोसेस रहा है जिसने प्लेटो, अरिस्टोटल, अलेक्जेंडर और ढेर सारे विद्वानों का दिया है दुनिया को। और अरिस्टोटल को ढेर सारे चीज़ों को उनको फादर बोलते हैं। वो सब यहीं ग्रीस से आते थे। और ग्रीस के बगल में दूसरी बड़ी सिविलाइजेशन थी रोम, इटली। रोम, वेनिस यहीं पर है, इधर इटली का रोम है। तो रोमन सिविलाइजेशन भी दुनिया की एक बड़ी सभ्यता। एक समय रोम का एम्पायर था दूर दूर तक, आज रोम इटली तक हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इटली का जो डिक्टेटर थे मुसोलिनी, उनका भी अपना एक रोल था। इटली ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी फेस किया है, फाइट किया है। इस इटली के बगल में नीचे सदर्न पार्ट में आयोनियन सी है। आयोनियन सी मेडिटेरेनियन सी का ही पार्ट है, लेकिन ये इटली के ठीक साउथ में है। और जो यूरोप का जो ये सदर्न मेडिटेरेनियन, ये जो पूरा सदर्न बॉर्डर है जो मेडिटेरेनियन सी है, इसमें एक ज्योग्राफिकल फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो है यहाँ की वॉल्केनिक एक्टिविटी। क्योंकि ये पूरी प्लेट, अफ्रीका के प्लेट इधर मूव कर रही है और यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है। इसका परिणाम है कि यहाँ पर एक्टिव वॉल्केनो आज भी हैं। जैसे एक स्ट्रोम्बोली, माउंट स्ट्रोम्बोली, ये सिसिली आइलैंड के देखिए ठीक नॉर्दर्न एज पर है और ये लगातार इससे लावा एमिशंस होता है। तो इसको बोलते हैं लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। जब भी सेलर दिखते हैं तो उनको ये स्ट्रोम्बोली का धुआं, आग दिखता है, तो उसको लाइट हाउस बोलते हैं। इसी तरह माउंट विशोवियस, माउंट एटना, ये सब जो वॉल्केनिक पीक्स हैं, ये ज़्यादातर एक्टिव हैं। आज भी ये मेडिटेरेनियन सी में है। और आप न्यूज़ में जाएंगे तो देखेंगे समय समय पर यहाँ पे एक्सप्लोजन्स होते हैं, समय समय पर स्मोक्स निकलते हैं और वॉल्केनिक सेस्मिक एक्टिविटी होती रहती है। फिर जब हम और वेस्ट की ओर आएंगे तो देखेंगे टेरेनियन सी है। ये मेडिटेरेनियन सी का ही पार्ट है जो कि इटली के ये वेस्टर्न कोस्ट से ये लगा है। इसके आगे आगे देखेंगे यहाँ दो आइलैंड है, कोर्सिका आइलैंड है, ये फ्रांस का ये पार्ट है, और सार्डिनिया इटली का पार्ट है। और ये पूरा मेडिटेरेनियन सी है। इसके बाद यूरोप का जो सबसे पूरे जो लैंड मास है उसका जो वेस्टर्न पार्ट है, इसको बोलते हैं आइबेरियन पेनिनसुला। आइबेरियन पेनिनसुला में इस पार्ट को ये पोर्चुगल है और बाकी स्पेन है। तो आइबेरियन पेनिनसुला और अफ्रीका देखिए दोनों बहुत पास हैं, लेकिन फिर भी ये अलग हैं।
ये इतने अलग हैं कि करीब 13 से 14 किलोमीटर अगर आप स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को आप क्रॉस करेंगे तो आप मोरक्को से होते हुए आप स्पेन मतलब यूरोप आप पहुंच जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर डिफेंस के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस समय जो इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है, अवैध लोग जो यहां से सीधे यहां जाते हैं, क्योंकि यहां पे इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज को चीप लेबर चाहिए, क्योंकि यूरोप में लेबर महंगी है। यूरोप का आदमी बोलता है हमको इतना पैसा मिलेंगे तो हम काम करेंगे। अफ्रीका में बेरोजगारी बहुत है, भुखमरी बहुत है, इनको काम चाहिए। तो ये यही पॉइंट है जहां से 5 से 6 घंटे अपना एक जो शिप होती है, छोटी सी फेरी होती है, उसमें बैठ के लोग पार करते हैं, यहाँ पहुंचते हैं। फिर यहाँ के रास्ते होते होते ये फ्रांस में ये पहुंचते हैं। फिर आप सुनते हैं कि फ्रांस में राइट्स चल रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, दंगे बंद ही नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो इसका जोग्राफिकल फैक्टर है, जो अफ्रीका के पास है, जो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है, और स्टेट ऑफ जिब्राल्टर में ब्रिटेन भी कुछ पार्ट बोलता हमारा है, स्पेन कुछ पार्ट बोलता हमारा है, और इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए ये लगभग खुला होता है, तो इसलिए इलीगल इमिग्रेशन यहाँ होता है। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर अटलांटिक ओशन और सी ऑफ मेडिटेरियन सी को ये जोड़ता है। इसको हम लोग हिंदी में जल डबरू मध्य भी बोलते हैं। फिर अगर हम आइबेरियन पेनिनसुला के ऊपर जाएं तो यहाँ आता है बे ऑफ बिस्के। बे ऑफ बिस्के ये फ्रांस है, ये स्पेन है। बे ऑफ बिस्के इसका कॉन्टिनेंटल शेल्फ ये काफी दूर तक ये फैला है, और समुद्र की जो डेप्थ है वो कम है। इसके कारण ये सी यहाँ बहुत रफ होता है। यहाँ लहरें विंटर्स में करीब 35 फीट ऊंची होती हैं। तो बे ऑफ बिस्के, और यहाँ पर एक कैंटबेरियन माउंटेन्स है स्पेन का, इसके पास जो सी है उसको ये लोग बोलते हैं कैंटबेरियन सी। ये आपको वर्ल्ड मैप में नहीं मिलेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाएगा तो आप जब मैप में ढूंढेंगे तो इतनी आसानी से ये नहीं मिलेगा। और इस पूरे एरिया को आइसलैंड से यहाँ के बीच के सी को सेल्टिक सी भी बोलते हैं। यूरोप के जब आप वेस्ट जाएंगे तो ये अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन की इधर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो जो वेस्टर्न यूरोप है और जो ईस्टर्न यूरोप है, अगर हम दो भाग में देखें, जो ईस्टर्न यूरोप है वो रशिया के प्रभाव में ज्यादा रहा है। जो वेस्टर्न यूरोप है, फ्रांस, ब्रिटेन, ये अमेरिका के प्रभाव में ज्यादा रहे हैं। अमेरिका का मतलब पूंजीवादी, इनका मतलब कोल्ड वॉर का था कम्युनिज्म। तो आप ईस्ट यूरोप वेस्ट यूरोप की भी जो अवधारणा है वो लोकेशन से ही आप जान सकते हैं। जो जिसके पास रहेगा उससे गुण सीखेगा। ये इनके पास है, इनका गुण सीखते हैं। रशिया के ये पास है तो इनके गुण सीखते हैं। पोलैंड, रशिया, अभी आपने जैसे रशिया यूक्रेन देखा होगा, दोनों एक साथ मतलब एक देश हुआ करते थे, फिर बट गए। तो लोकेशन का प्रभाव उनके आने वाले जो भविष्य होता है उस पर भी पड़ता है। फिर जब हम लोग आगे आते हैं तो देखेंगे ब्रिटेन। ब्रिटेन का मतलब ब्रिटिश आइल्स ये, और आयरलैंड। इस ब्रिटेन को फ्रांस नीचे है, फ्रांस अलग करता है इंग्लिश चैनल। ब्रिटेन और फ्रांस को बांटता है इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल वर्ल्ड की बिजिएस्ट ये वाटरवे है। इसी से सारी जहाजें स्टेट ऑफ डॉवर इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को जोड़ता है। जर्मनी यहाँ है, ये डेनमार्क है। यहाँ का जितना भी ट्रेड होता है ब्रिटेन, ये इस रास्ते से सी होके ये अटलांटिक से अमेरिका को जाता है, या ऐसे होके इधर से एशिया को जाता है। ये अब आप सोचिए कि ये जहाज यहां से क्यों नहीं जा रहा है। अगर मान लीजिए जर्मनी का है तो जर्मनी का ये इधर से क्यों नहीं जा रहा है। इधर से इसलिए नहीं जा रहा है कि ध्यान रखिए ये आर्कटिक सर्किल है, 66.5 डिग्री नॉर्थ। यहां पर आइसबर्ग्स होंगे, बर्फ का जो छोटा सा टिप होगा वो समुद्र के बाहर होगा, और जो बर्फ का मास होगा समुद्र के अंदर। तो इधर से अगर जहाज गया लेकर तो हमेशा खतरा बना रहेगा कि किसी आइसबर्ग से वो टकराएगा और टाइटैनिक जैसी घटनाएं होंगी, बड़े बड़े जहाज, बड़े बड़े टैंकर डूब जाएंगे। तो ये सेफ जोन है यहां से। और यहां पर इसीलिए ये वर्ल्ड का बिजिएस्ट वाटरवे स्टेट ऑफ डॉवर इंग्लिश चैनल होकर के इधर से जाता है। तो ये जो स्टेट ऑफ डॉवर है ये नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को ये जोड़ता है, या आप ये बोल लीजिए कि अटलांटिक ओशन को नॉर्थ सी से स्टेट ऑफ डॉवर जोड़ता है। और ये बहुत ही सामरिक और आर्थिक महत्व का है। इसके बाद हम ऊपर आते हैं तो
ये आयरलैंड है, आयरिश सी आयरलैंड और ब्रिटेन के बीच में है। सेंट जॉर्ज चैनल इसके बीच में है, और जो नॉर्थ चैनल है वो नॉर्दर्न आयरलैंड और यूके के बीच में है। फिर अगर हम और ऊपर की ओर हम जाते हैं तो ये तो हो गया यूरोप का मेन बॉडी। इसमें जो एक ब्रिटेन, ये बड़ा आइलैंड है, चारों ओर जल से है। इसके बाद छोटे छोटे आइलैंड, देखिए फैरो आइलैंड, सेटलैंड आइलैंड, फैरो आइलैंड ये डेनमार्क का है। इसी तरह यहां देखेंगे कैनरी आइलैंड, ये भी यूरोप का ही ये पार्ट है। और आइसलैंड ये भी यूरोप का पार्ट है, लेकिन ग्रीनलैंड ये डेनमार्क का पॉलिटिकल पार्ट है, लेकिन यूरोप का फिजिकल पार्ट नहीं है। तो हमारा जो यूरोप है वो आइसलैंड, फैरो आइलैंड, कैनरी आइलैंड और ये सब आइलैंड को मिलाकर ये बनता है। फिर अगर हम और ऊपर जाएं तो हम देखेंगे नॉर्वेजियन सी। नॉर्वेजियन सी ये स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स, स्कैंडिनेविया इसलिए दुनिया में जाना जाता है कि हर चीज के इंडेक्स में नंबर 1 पे रहता है। नॉर्वे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, बहुत डेवलप्ड है। क्यों है? क्योंकि नॉर्वे की आप कोस्ट लाइन देखिए, ये ब्रोकन फियोर्ड्स है, टूटे हुए हैं, और इसकी कोस्ट लाइन बहुत लंबी है। यूरोप में अगर आप मेजर करेंगे तो इसको सी का जितना एक्सेस है उतना किसी और कंट्री को नहीं है। इसी तरह स्वीडन है इसके नीचे, ठीक, इसको भी सी का एक्सेस है, गल्फ ऑफ बोथनिया से, बाल्टिक सी से। उसके बाद देखिए ये डेनमार्क, इसको बोलते हैं जटलैंड पेनिनसुला, ये डेनमार्क है, तो डेनमार्क को भी एक्सेस है। यहां पर जर्मनी है, जर्मनी को भी सी का एक्सेस है। तो जो सी का एक्सेस है इन लोगों को ये एक पावर बनाती है, वर्ल्ड पावर। और यही कारण है कि यूएनओ की 2 वीटो पावर, ब्रिटेन और फ्रांस, इस छोटे से महाद्वीप में ये दोनों हैं। तो जो स्कैंडिनेवियन ये पेनिनसुला है, देखिए 3 ओर जल से ये घिरा है, 1, 2 और 3। तो स्कैंडिनेवियन जो पेनिनसुला है ये, इसमें एक कल्ट होती है, सामी कल्चर, वो रेंडियर पर आधारित होती है। तो इसलिए ये यूरोप का हिस्सा है भी, लेकिन यूरोप से थोड़ा सा कल्चरली डिफरेंट है। फिर हम जब इसके आगे जाएंगे तो देखेंगे आर्कटिक सर्किल। आर्कटिक सर्किल के ऊपर है आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन ज्यादातर ये फ्रोजन होता है, और यहाँ का जो सैलिनिटी होती है वो बाकी जो ओशंस हैं, सी हैं, उनसे कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत कम है। यहाँ जो वाष्पीकरण का जो रेट है वो कम है, क्योंकि यहाँ पे सन की रेज बहुत स्लैंटिंग, बहुत फीबल होती हैं, जिसके कारण इवेपोरेशन नहीं होता, तो इसकी सैलिनिटी बहुत ही कम होती है। और यहाँ पर आइस पूरा वर्ष भर होती है, 6 महीना का दिन, 6 महीना की रात, पूरी ठंड। और यहाँ पे इग्लू, एस्किमोस, ये सब चीजें यहाँ पर होती हैं। लेकिन इसी के बीच में प्रकृति का एक अद्भुत पोर्ट जो प्रकृति ने दिया, मरमांस्क पोर्ट, ये रशिया का है। मरमांस्क पोर्ट 66.5 डिग्री के, देखिए ये लाइन जा रही है, इसके ऊपर है, कोला पेनिनसुला में है, बैरन सी इधर है, आर्कटिक। लेकिन मरमांस्क पोर्ट साल भर आइस फ्री होता है। क्यों होता है? क्योंकि गल्फ स्ट्रीम ये जो आ रही है, गल्फ ऑफ मैक्सिको से जो वार्म अटलांटिक करंट है, वो ऐसे आके एक इधर जाती है और एक ऐसे इधर जाती है। तो इसके प्रभाव से, ये वार्म ओशन करंट है, इसके प्रभाव से ऐसे जाती है। तो मरमांस्क पोर्ट आइस फ्री पोर्ट है वर्ष भर। इसके कारण रशिया को अपना एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और भी चीजें भेजने में बहुत ही आसानी होती है। तो मरमांस्क पोर्ट रशिया के लिए जियो स्ट्रेटेजिकली, इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे यूरोपियन लोकेशन में यही एक ऐसा पोर्ट है जो 66 डिग्री के ऊपर है और आइस फ्री है। इसके अलावा आप आर्कटिक ओशन में कोई ऐसा पोर्ट नहीं पाएंगे जो पूरे वर्ष भर आइस फ्री होता है। मरमांस्क पोर्ट कोला पेनिनसुला के नॉर्थ में है, कोला पेनिनसुला के साउथ में व्हाइट सी है, इसके नॉर्थ में ये बैरन सी है। और एक छोटा सा देखिए पेनिनसुला है, ये रशिया का एक कैनिन पेनिनसुला है। और रशिया का अगर आप जो सबसे महत्वपूर्ण आप आइलैंड देखेंगे तो नोवा जेमेलिया है। क्यों है? क्योंकि रशिया यहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स की टेस्टिंग करता है। और जो सबसे बड़ा टेस्ट उसने किया था उसका नाम था तुषार बोम्बा, और इसके पानी के वो भीतर करता है और इससे काफी हीट वो होती है। लेकिन जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, आर्कटिक सर्किल में बर्फ है, मतलब आर्कटिक ओशन में बर्फ है इसके ऊपर। तो ये जो बर्फ पिघल रही है, ये पिघल रही है, तो उससे पूरी दुनिया चिंतित है।
सिर्फ यूरोप नहीं, अमेरिका भी चिंतित है, भारत भी चिंतित, सारे देश चिंतित हैं, क्योंकि आर्कटिक ओशन की अगर बर्फ पिघलेगी तो यूरोप के जो आइलैंड्स है वो तो डूबेंगे, साथ में जो एशिया के आइलैंड्स हैं, जो अमेरिका के आइलैंड, अफ्रीका के आइलैंड, वो भी डूबेंगे। तो आर्कटिक ओशन की बर्फ ना पिघले, इसके लिए इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं, ढेर सारे इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, ढेर सारी बॉडीज बनी हैं अभी। लेकिन जैसे रशिया और यूक्रेन का जो वार चल रहा है, अब इसमें जो हीट पैदा हो रही है बॉम्ब से, मिसाइल से, इसका असर भी इस पर होगा। कहीं भी वार होगा तो आर्कटिक ओशन की जो बर्फ है वो उसका पिघलने की गति और दर तेज हो जाएगा। तो ये पूरे यूरोप के लिए चिंता का विषय है कि जैसे जैसे इसकी बर्फ ये पिघलेगी ग्लोबल वार्मिंग के कारण, या वार के मतलब रशिया और अगर यूक्रेन में वार होता है या कोई और भी वार होता है, और पहले भी ये यूरोप को लोग बोलते हैं सिविलाइजेशन की धरती है, लेकिन हम बोलते हैं ये वार की भी धरती है। यहाँ पे बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, पहला विश्व युद्ध यहीं हुआ है, दूसरा विश्व युद्ध भी यहीं हुआ है, नेपोलियनिक वार्स, नेपोलियन यहाँ ब्रिटेन पे हमला करना चाहते थे, वो भी हुए। तो यूरोप में जितने वार्स हुए हैं शायद ही वर्ल्ड के किसी कंटिनेंट में इतने वार हुए हों, और यूरोप ने हर जगह जाके युद्ध किया है। तो अगर इसको हम लोग बोलते हैं कि ये सिविलाइजेशन की जननी है, तो हम लोग को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि यूरोप ने कितनी शांति फैलाया, किन किन जगहों पे। तो इसकी लोकेशन से ये महाशक्ति के रूप में आया है, इसकी लोकेशन से इसका विज्ञान का विस्तार, ट्रेड का, इसका अर्बनाइजेशन, इसकी पर कैपिटा इनकम, इसकी जीडीपी, ये सब इंटरलिंक्ड है। यूरोप एक पेनिनसुला है और यूरोप एक कंटिनेंट भी है। यूरोप के जो देश हैं इन सबको ज्यादातर को सी एक्सेस है, लेकिन इसमें यूरोप के अंदर ढेर सारे फ्रिक्शंस हैं। पिछले 100 ईयर्स में लगभग 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं। आने वाले टाइम में देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन बन रहा है, आर्कटिक काउंसिल है, कोल्ड वॉर अभी हुआ है अभी 1990s तक। तो आगे हम लोग जब आएंगे रिलीफ फीचर्स में तो देखेंगे कि उसकी रिलीफ फीचर्स किस प्रकार से उसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन को, इकोनॉमी को, एग्रीकल्चर और पॉपुलेशन को पर अपना असर डालती है। थैंक यू, धन्यवाद।